बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नए साल का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट सेकंड सेशन, बट सिंस इट इज़ बीइंग स्टार्टेड आफ्टर एग्ज़ाम्स, तो दरअसल यही फर्स्ट सेशन होता है। और इसमें मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जो CSS के कैंडिडेट्स हैं, वेदर दे आर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, उन सब को मैं एक अपने पर्सपेक्टिव से कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, और अपने पर्सपेक्टिव से मैं उनको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं उनको गाइड कर सकूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, और आपको अपना डे, अपना वीक, अपना मंथ, अपना क्वार्टर और अपना ईयर कैसे प्लान करना चाहिए। क्योंकि आज 8 मार्च है। लास्ट ईयर ये CSS का सेशन 10 मार्च को स्टार्ट हुआ था लाहौर एपिक्स में। आज 8 मार्च है, तो आपके पास देयर आर ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स। करंटली माइक ऑफ कर दें अपने। तो वो जो फर्स्ट सेशन था उसमें आप जितने ही स्टूडेंट थे, बट उनमें से देयर वर ओनली 5 to 6 स्टूडेंट्स जो मुझे अभी याद हैं और जो कंसिस्टेंट रहे। टीचर को वही स्टूडेंट याद रहता है जो कंसिस्टेंट रहता है। उनसे मेरा राब्ता एग्ज़ाम तक रहा है और अभी भी है। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एज अ टीचर भी और एज अ स्टूडेंट भी। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वो ये है कि हाउ टू कन्विंस अ स्टूडेंट, अ कैंडिडेट और एन एस्पायरेंट दैट ही कैन डू और शी कैन डू। सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको ये कन्विंस करना that this exam is not a difficult exam, rather it is the most uncertain exam, and its uncertainty makes it a complex and difficult exam. currently अपने माइक ऑफ कर दें, अदरवाइज मुझे फिर ऑप्शन रिमूव करने वाली बन जाती है, क्योंकि एक भी बंदा बोले तो फिर डिस्टॉर्शन होती है। जब आपको बोलना हो आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दें, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। आप अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो भी इश्यूज़ हों। आप सिर्फ चैट बॉक्स में एक टेक्स्ट कर दें कि मेरा क्वेश्चन है, मैं बात करना चाहता हूँ, तो फिर आप बिल्कुल बोलें। बट ओवरऑल आपका माइक अगर ऑन रहा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है CSS के कैंडिडेट को ये कन्विंस करना दैट यस यू कैन डू, यस you have all the potentials and all the talents and all the energies and things prerequisites for the CSS. And over the period of time वो खुद भी ये रियलाइज़ कर सकता है कि हाँ, ये इतना मुश्किल नहीं था, बस इसको बना दिया गया था मेरे लिए। मैं हर बात को अपनी बात से ही स्टार्ट करता हूँ, हर सेशन को अपनी बात से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में अमाउंट ऑफ टाइम जो मैंने स्पेंड किया इन CSS वो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर स्टूडेंट से इंटरेक्शन, फिर मेरी अपनी 6 to 8 ईयर की एक स्ट्रगल, and on the basis of that struggle whatever I say on the basis of that struggle, on the basis of that experience. Over the period of time I committed mistakes and I learned through these mistakes. और फिर मैं अपनी टीचिंग को भी अपने ही एक्सपीरियंस से या अपनी जो मिस्टेक्स मैंने की उनसे ही मैंने लर्न किया, और फिर मैंने अपनी टीचिंग में भी फर्दर वेरिएशंस लेके आता रहा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उसको क्रिस्टलाइज किया। और अब मैं समझता हूँ कि CSS is the only one thing about which I have complete clarity. I might not be having clarity regarding my professional life as a PS officer. I might be having various problems, various issues,
and lack of understanding of the issues that I encounter on day-to-day basis. But since that is my profession and I might be having certain problems, but I do not have any confusion regarding my passion, which is teaching and teaching CSS. उससे रिलेटेड मेरे तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उससे रिलेटेड मेरा अपना एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है, उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे माइंड में काफ़ी क्लैरिटी लेके आए हैं वो। जब भी मैं इस तरह का कोई सेशन स्टार्ट करता हूँ, ये बात मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ और शायद कोई पुराना स्टूडेंट हो वो सुने और वो उससे बोर हो, बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी पर्टिनेंट. It is something that is very pertinent to inculcate in your mind that if I can do CSS for 3 times, having very humble origins, having very weak schooling background, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे लोग, and I believe that each one of you might be better than me. मुझसे अच्छा ही होगा अगर मैं अपना कंपैरिजन करूं बैक इन 2006, बैक इन 2004. सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक था या 2 करेक्टरिस्टिक थे जिनकी बेसिस के ऊपर मैंने तीनों अटैम्प्ट पास की, और वो मेरा ख्याल है किसी भी CSS के कैंडिडेट में वो करेक्टरिस्टिक हों तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है. उस पर मैं आज डिटेल में बात करूंगा. बट बिफोर teaching you or English essay and things related to CSS, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ which is directly related to me, and it is in a heart to heart talk. आप इसको कहीं शेयर ना करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ. मेरे जो टीचर हैं अहमद रज़ा साहब, जो मेरे मेंटर थे थ्रू आउट, अभी भी हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे. उनकी डेथ हो गई है लेकिन मैंने उनको ज़िंदा रखा हुआ है. एक दिन मुझे वो वाक़या सुनाते हैं. मुझे कहते हैं तुमने महमूद और अयाज़ के बारे में सुना? ये मैं वाक़या पहले भी कई बार सुना चुका हूँ और इसलिए सुना चुका हूँ कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मी, और ये हो सकता है आपको मोटिवेट करे कि इफ़ आई कैन डू समथिंग देन यू कैन आल्सो डू समथिंग. मुझे वो कहते हैं कि तुमने महमूद और अयाज़ के बारे में सुना है? मैंने कहा जी बिल्कुल सुना है. तो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि महमूद और अयाज़, जो कि आका और ग़ुलाम का ताल्लुक़ था, बट वो दोनों दोस्त थे और सबसे ज़्यादा जो एतमाद करता था वो महमूद अयाज़ पे करता था और उसका ग्रैंड वज़ीर भी था. तो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि जलसी में, आउट ऑफ जलसी, जो बाकी वज़ीर और उमरा हैं उन्होंने अयाज़ के ख़िलाफ़ एक साजिश की और महमूद को कहा कि अयाज़ सारा सारा दिन अपने कमरे में गुजारता है और इस बात के कभी अमकानात हैं कि ये ख़जाने में से चोरी करता है और ये अपने कमरे में इसने उसका ज़ख़ीरा किया हुआ है. जब ये बात हद से बढ़ गई तो महमूद ने तंग आकर कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों को उस पर इतना शक है तो आप ठीक है उसके कमरे की तलाशी ले लें, देख लें अगर आपको कुछ मिलता है. तो बादशाह के तमाम वज़ीरों ने महमूद का कमरा खोला, उसको देखा, उसमें कुछ भी नहीं था. एक टूटी हुई चारपाई थी, एक कबर्ड थी, उसमें से भी कुछ ना मिला. उनको शक हुआ कि शायद ये, क्योंकि 10-10 घंटे 12-12 घंटे अपने कमरे में कैद रहता है, जब भी आता है ये कमरे से नहीं निकलता, तो क्यों ना हम इसको खोद के देखें, इसको डिग करें. तो उन्होंने इसको डिग करना स्टार्ट कर दिया. जब खोदा तो उसमें से भी कुछ नहीं मिला. पूरे कमरे में कोई अगर काबिल ज़िक्र चीज़ मिली तो एक फटी हुई पुरानी कमीज़ मिली. अब वो उसको देख के हैरान थे कि क्या कुल मालो मता यही है? क्या अयाज़ की मताए हयात अभी तक यही है? खैर, वो बादशाह के पास गए और बादशाह को बताया कि हमने देखा, हमें कुछ भी नहीं मिला और सिर्फ ये एक फटी हुई कमीज़ मिली है, पुरानी बसीदा. बादशाह ने कहा मुझे तो पता था, मुझे तो उस पर मुकम्मल एतमाद है. जब अयाज़ आया, उसने देखा अपना कमरा वो सीखपा हुआ,
कि बादशाह के ग्रैंड वज़ीर और उसका कमरा, उसका हुजरा, और उसको इस तरह डिग किया गया, उसकी इस तरह तलाशी ली गई, उसको मस्मार किया गया, ताराज किया गया। ये कैसे मुमकिन है? वो फ़ौरन बादशाह के पास गया और शिकायत की कि आपके वज़ीर के साथ उसकी गैर मौजूदगी में ये हुआ। बादशाह ने कहा बिल्कुल हुआ है, मेरी इजाज़त से हुआ है, ये लोग तुम पे शक करते थे, तो मैंने इनका शक दूर करने के लिए कहा कि जाओ उसके कमरे से खुद तलाशी ले लो, तुम खुद देख लो, ये चोरी का इल्ज़ाम था तुम पे गबन का इल्ज़ाम था। तो चलो, उनके माइंड की भी क्लैरिटी हो गई है, उनके दिल की तसल्ली भी हो गई है, और मेरा तुम पे जो यकीन है वो पहले से भी बढ़ गया है। लेकिन मुझे ये बताओ कि उस कमरे में एक बोसीदा फटी हुई कमीज़ मिली है, उस कमीज़ का क्या किस्सा है? तो महमूद कहता है कि बादशाह अयाज कहता है कि बादशाह सलामत, उसका कोई लंबा चौड़ा किस्सा नहीं है। आपको याद होगा कि इतने बरस पहले जब आपने मुझे फलां मंडी से ख़रीदा था और मुझे अपना ग़ुलाम बनाया था, तब ना मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते थे। जब आपने मुझे अपना ग़ुलाम बनाया तो मैंने ये कमीज़ पहनी हुई थी। बादशाह का एतमाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गया, आपने मुझे अपने करीब कर लिया, अपना दोस्त बना लिया, और फिर मैं आपका इस सल्तनत का, इस एम्पायर का सबसे बड़ा वज़ीर भी बन गया। तो मैं वो कमीज़ जो पहन के आया था, जब मैं अपने कमरे में जाता हूँ तो मैं आपकी दी हुई शाही पोशाक उतार देता हूँ, जिसके ऊपर हीरे जवाहरात जेवरात सब कुछ है, मैं वो उतार देता हूँ और मैं वो कमीज़ पहन लेता हूँ जब आपने मुझे उस मंडी से उठाया था। मैं वो इसलिए पहन लेता हूँ कि उस कमीज़ से मुझे अपनी खुशबू आती रहे, उस कमीज़ से मेरा माजी मेरे सामने हो, वो कमीज़ मुझे अपनी औकात में रखे, और मैं ये कभी भी ना भूलूं कि मैं बादशाह का वफ़ादार हूँ और उसने मुझे कहाँ से उठाया और कौन सा मर्तबा दे दिया। मैं इस शाही पोशाक को पहनकर कभी भी आपसे गद्दारी का ना सोचूं, कभी भी आपसे बेवफाई का ना सोचूं। ये वो कमीज़ है जो तब की मैंने संभाल के रखी है, और मैं रोज़ाना जब कमरे में होता हूँ तो मैं इसी में वक्त गुजारता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी आपसे रेलिवेंस क्या है, इसकी मुझसे क्या रेलिवेंस है। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस एग्ज़ाम को, इस सब चीज़ को बहुत मुश्किल बना दिया है, और हम ये समझते हैं कि एक आम कैंडिडेट जो ये ख्वाब देखता है, उसकी माँ ये ख्वाब देखती है, उसका बाप, उसके बहन भाई, उसका टीचर, तो उस ख्वाब देखने में सबसे बड़ी रुकावट फ़ौरन ही आ जाती है कि इट इज़ अ थिंग विच माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट और विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कमीज़ का वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि 2006 में जब मैंने जीसी ज्वाइन किया तो मैंने एक भी इंग्लिश की किताब ज़िंदगी में नहीं पढ़ी थी। CSS वाज जस्ट अ ड्रीम। और मेरी जिस तरह महमूद ने अयाज का हाथ पकड़ा, मेरे उस्ताद ने मेरा हाथ पकड़ा, और हमने बड़े हम्बल ओरिजिन, बड़ा ज़ीरो से स्टार्ट किया। बर्ट्रैंड रसल का नाम तक मुझे नहीं आता था, कोई अंग्रेज़ी से दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं था। क्लास में जब टीचर इंग्लिश में लेक्चर देता था मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने आहिस्ता 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 पढ़ना स्टार्ट किया। सर के साथ मेरी डेली बेसिस पे सिटिंग होती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, और फिर मैंने 2012 में पहली अटैम्प्ट दी, और मैंने उसको बड़ा अच्छी तरह से प्लान करके अटैम्प्ट दी। उसमें मेरे रिटर्न में मार्क्स टॉप 5 में थे, 752 थे, ऑल दो मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन लीस्ट स्कोरिंग था, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ। तो ये लीस्ट स्कोरिंग कम्बिनेशन समझा जाता था, बट मेरे इसमें 752 मार्क्स थे। बट सम हाउ मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम आए और मैं आर्ट एंड अकाउंट्स में एलोकेट हुआ। 2014 में अगेन यही हुआ, मैंने दोबारा अपेयर हुआ, दोबारा मैंने पास किया, दोबारा मैं रिटर्न में टॉप 15 में था। फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन उस बार जो ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हुए थे उनको उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। मेरे चूँकि रिटर्न में मार्क्स ज़्यादा थे
तो मैं IRS में एलोकेट हुआ, विच आई डिड नॉट ज्वाइन, मैंने सरेंडर कर दिया। 2016 में मैं फिर से अपेयर हुआ, और ये एक बात करना तो आसान है, बट आप स्टार्ट करें ना 2006 से 16, 10 साल गुजर गए थे, और एनर्जीज नहीं रही थी, हौसला नहीं रहा था, पेशेंस नहीं रहा था, मैं टूट चुका था। लेकिन वो जो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक सीरियसनेस और एक कंसिस्टेंसी, और तीसरा ये अना का मामला भी बन चुका था, तो मैं लगा रहा। 2016 में फिर मेरी ओवरऑल 7th पोजीशन आई, रिटर्न में मैं थर्ड था, थर्ड या फोर्थ। तो अब 2016 में CSS करने के बाद, या तीनों बार करने के बाद, और मेरा ख्याल है चंद ही लोग हैं जो तीनों बार एलोकेट हुए हैं, बट इवन देन मुझे वो कमीज़ याद है। मुझे याद है कि मेरा ओरिजिन क्या था, मुझे अच्छी तरह अपना माजी याद है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं एक बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, मुझे सब कुछ शुरू से ही आता था, मैं तो घर से ही सीख के आया था। ये कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब कुछ। तो हम जब सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपने इमोशनों को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि ये सब कुछ हमने किया, बट हकीकत इसके बरक्स होती है। मैंने ये आपको बात इसलिए सुनाई कि मैं 3 बार CSS करने के बाद मेरा इसके हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि किसी भी इंसान की कॉम्पिटेंस का स्टैंडर्ड या यार्ड स्टिक CSS नहीं है। वो CSS किए बगैर भी कॉम्पिटेंट हो सकता है, वो अपने किसी और फील्ड में कॉम्पिटेंट हो सकता है, और अगर आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो इट डज़ नॉट मीन कि आप कभी पास नहीं होंगे, एंड इट डज़ नॉट मीन कि आप कभी पास कर नहीं सकते या आप इनकम्पिटेंट हैं। मैंने ये वाक़या आप लोगों से इसलिए भी शेयर किया कि अगर आप लोगों का आज जो स्टार्ट है, आपको ये लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये पता नहीं इसमें क्या है, बट यकीन करें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मुसलसल चलने की बात है। अगर आप में हौसला है, अगर आप में हिम्मत है, अगर ये जो ख्वाबों का कर्ज आपने उठा रखा है, अगर आपने इस कर्ज को अदा करने की आप में लगन है, तो फिर ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा इसको 3 बार कर सकता है, तो इन अ नटशेल आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ठीक। तो सबसे पहले जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरा सबसे एक ख्वाहिश भी है, एक विश है, कि आपके माइंड में ये जो CSS से रिलेटेड एक बात बैठ जाती है, फेलियर से रिलेटेड, आप उससे बाहर आए। सबसे पहले मैं ये समझूंगा, मैं ये चाहूँगा कि आपको इस बात की क्लैरिटी हो कि ये एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट नहीं है, हमने इस एग्ज़ाम को खुद डिफ़िकल्ट बनाया है। सबसे पहले आपको इस बात के ऊपर सोचना है कि छोटा ख्वाब देखना एक जुर्म है। हिटलर ने कहा था ना, लो एम इज़ अ क्राइम। तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आज के दिन आप ये अज़म कर लें कि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एंड यू थिंक बिग अबाउट योर सेल्फ, तो ये जो मैजिक है ऑफ थिंकिंग बिग, ये आपकी ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आर्ट एंड अकाउंट्स में सीनियर एडिटर बनूंगा, तो आप वही बनेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं CSS स्टॉप करूंगा, तो आप ज़रूर करेंगे। बट अगर आप सोचेंगे ही नहीं, तो और आपके बारे में कौन सोचेगा?
Why do you expect from others what you do not expect from yourself? आपको खुद से तो अच्छी तकवा रखनी होगी। तो सबसे जो आज आप अगर अपना सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि आप फेल होने के लिए नहीं स्टार्ट कर रहे। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि आप इसको टॉप करने के लिए कर रहे हैं। अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये सोच के सफ़र का आगाज़ नहीं करेंगे कि इसमें 12,000 15,000 लोग हर साल अपेयर होते हैं और इसमें 200 से 300 लोग 400 लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और पता नहीं मैं उनमें होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपको इस अज़्म के साथ आज का सफ़र का आगाज़ करना है कि अगर इसमें 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, 25,000 लोग हैं, जितने भी हैं, एक ही स्टूडेंट पास होगा और वो मैं हूँगा। अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर मंजिल आपके लिए मुश्किल से मुश्किल और तवील से तवील तर होती जाएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये जो फेयर ऑफ फेलियर है। कल भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो वो कहता है कि मैंने अटेम्प्ट नहीं दे सका, लास्ट मेरी तैयारी थी, एक फेयर ऑफ फेलियर था विच वाज कॉन्स्टेंटली हॉन्टिंग मी। ये फेयर ऑफ फेलियर जो है दैट इज़ वर्स देन फेलियर इटसेल्फ। इसको आपको साथ लेके अगर चलते रहेंगे फेयर ऑफ फेलियर को तो जो भी आप प्रोडक्टिव काम करेंगे वो ज़ीरो होता जाएगा। आप जितना भी पढ़ लेंगे, जितनी भी आप एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जितनी भी आप बुक रीडिंग कर लेंगे, अल्टीमेटली यू विल हैव नथिंग इन योर हैंड, बिकॉज फेयर और सक्सेस ये साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आपको ये करना है तो आज के दिन से ही आपके माइंड में किसी किस्म का डर खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डर और खौफ साथ रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो है एक्सक्यूज़ेस के बारे में। हम सफ़र का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, हर सेशन में मैक्सिमम जो सीरियस स्टूडेंट की रेशो होती है दैट इज़ 50% मैक्सिमम। रिमेनिंग 50% उनके पास 2-3 कहानियाँ होती हैं। कहानी एक कि मुझे टीचर अच्छा नहीं मिला था, मुझे मेंटोर अच्छा नहीं मिला था, मुझे गाइडलाइन अच्छी नहीं मिली थी। कहानी जो दूसरा एक्सक्यूज़ होता है वो ये होता है कि मेरे फैमिली सर्कमस्टेंसेस ये थे, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। तीसरा होगा कोई डिजीज़ से रिलेटेड, कोई बीमार हो गया, किसी का कुछ हो गया। ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं। आपको इन तमाम एक्सक्यूज़ेस से बाहर आना पड़ेगा। ये जहन में रखें कि आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टीचर जितनी मर्जी ट्राई कर ले वो 1% ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। रिमेनिंग जो 99% है वो आप लोगों की अपनी एफर्ट है। अगर आप आज से ही एक्सक्यूज़ेस में रहना स्टार्ट कर देंगे, दिन का एक्सक्यूज़ अलग, रात का एक्सक्यूज़ अलग, मंथ का एक्सक्यूज़ अलग, वीक का, इस हफ्ते में ये हो गया था, इस महीने में ये हो गया था, ये वो सारे काम हैं जो मैं खुद भी करता हूँ। मैंने 10 के मैं लास्ट सेमेस्टर में था तो मैंने CSS की प्रेप स्टार्ट कर दी थी। मैं ये समझता था कि 2011 में मैं अपेयर हूँगा, और जब सितंबर आया तो मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। तो मैं अपने उन दोस्तों सीनियर लोगों के पास जाता था और मैं उनसे मशवरा करता था, और मैं उनको ऐसा मुझे अभी भी याद है कि मैं उनको वो इन्फॉर्मेशन देता था, वो प्रॉब्लम शेयर करता था, जिसके बाद वो कंक्लूड ये करें कि यार तुम इस साल अपेयर ना हो, तुम्हारी तैयारी नहीं है। बिकॉज मैं अंदर से डर चुका हुआ था, बिकॉज मैंने डिफीट एक्सेप्ट कर ली हुई थी, मैं सरेंडर कर चुका हुआ था। अब आई नीडेड रॉन्ग कंसोलेशंस टू माई हार्ट, मुझे झूठी तसलियाँ चाहिए थी। तो मैं इसलिए मुख्तलिफ लोगों के पास जाता था और अल्टीमेटली यही हुआ कि मैं अपेयर नहीं हुआ। मेरी अच्छी खासी तैयारी थी। 2011 का जब मैंने पेपर देखे तो मुझे डिप्रेशन हो गया कि यार ये सब कुछ तो मुझे आता था। अभी आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी की और फिर अभी जब पेपर देखे और उन्होंने ये फिर कंक्लूड किया कि यार अपेयर हो जाते तो बेहतर था। मैं डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन से मुझे सुसाइडल थाट्स भी आने लगे
कि मैंने क्या कर लिया। मैंने 1 महीना रोग और सोग में गुजारा फेब का, और जब बहुत ज़्यादा रो धो लिया तो फिर मार्च में मैंने बाउंस बैक किया दोबारा। आज से 8-9 साल पहले, मुझे अभी भी याद है। फिर मैंने बाउंस बैक जब किया तो फिर मैंने ये अज़्म किया कि आज के बाद मैं माजी के बारे में नहीं सोचूंगा, जो हो गया वो हो गया, बट अब मैं CSS को इस तरह प्लान करूंगा जिस तरह उसको प्लान करने का हक होता है। ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, जनरल रीडिंग है या ओवरऑल सब्जेक्ट है, टेस्ट है या डिस्कशंस हैं, जो कुछ भी है मैंने हर तरह से उसकी प्लानिंग की और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। मेरे आज 2012 के रजिस्टर मेरे पास पड़े हुए हैं, उनके ऊपर डेट्स लिखी हुई हैं, टाइम लिखे हुए हैं, हर चीज़ प्लान लिखा हुआ है, और उसके दिन के इख्तिताम के ऊपर उस पर लिखा होता कि आज के दिन मैंने 12 घंटे पढ़ना था, उन 12 में से मैंने ये चीज़ें करनी थी, और उनके ऊपर टिक लगा होता था। हर दिन का मैंने प्लान किया और मैंने सिस्टमेटिकली चीज़ों को किया। जब मैंने सिस्टमेटिकली चीज़ों को किया तो मैं लाइफ का पहला एग्ज़ाम मैंने ANF का दिया दिसंबर 2012 में, तो वो मैंने क्वालिफाई कर लिया। अभी CSS दिसंबर 2011 में, अभी CSS मैंने दिया फेब 2012 में। उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम मेरा ये था, फिर ADLR का दिया, IB का दिया। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर उस क्योंकि मैं ठोकरें खा चुका था और मैं हर्ट हो चुका हुआ था, मैं एक तकलीफ़ से गुजर चुका हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि अब इस सारी तकलीफ़ का, इन अज़ियतों का आंसर यही है कि मैं काम करूं। तो मैंने काम किया। मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है कि कितने अज़ियतनाक दिन थे, कितनी आंखों में नींद रहती थी, कितनी आंखों में और जिस्म में थकन रहती थी, बट इन द एंड मुझे उसका रिवार्ड मिला। एक ही साल में मेरी 4 जॉब्स हुई, हर मंथ किसी का रिजल्ट आ रहा है तो मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। मुझे समझ ना आए मैं कौन सी ज्वाइन करूँ। मैंने ये चाहा, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट को ऐसे ही प्लान करके दूँ, ऐसे ही जैसे मैंने, अच्छा वो मैंने प्लानिंग की, बाद में मुझे फील हुआ कि इसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, प्रॉब्लम थे। मैंने अपने स्टूडेंट्स जो थे उनकी प्लानिंग में वो जो डेफिशिएंसी थी उनको भी कवर करने की कोशिश की, बट मेरी ख्वाहिश रही है कि आई हैव फाउंड वेरी गुड स्टूडेंट्स बट आई सेल्डम फाइंड ग्रेट स्टूडेंट्स। ग्रेट और गुड में बहुत डिफरेंस होता है, और गुड से ग्रेट का ये जो सफ़र है ना, ये इंसान शुरू तो करता है लेकिन उसको दरमियान में छोड़ देता है। हर सेशन में देर आर मोर देन 20 स्टूडेंट्स, 50% स्टूडेंट ग्रेट होते हैं, बट देर आर ओनली 2-3 और 5% जो ग्रेट होते हैं, देर आर मोर देन 40-50% जो गुड होते हैं। अब ये फैसला आपको करना होगा कि आपको गुड स्टूडेंट बनना है या ग्रेट स्टूडेंट बनना है। उनमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसी पे मैं अभी बात करूंगा। फ़र्क ये है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं किसी दीवार के साथ तो बात नहीं कर रहा। ठीक, तो फ़र्क ये है, जो ग्रेट स्टूडेंट है उसके माइंड में क्लैरिटी होती है कि मैंने क्या करना है। ही इज़ वेरी वेरी क्लियर अबाउट हिज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ। देखें, जिनको वॉइस का इशू है वो उनकी तरफ से इशू है, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ, ना ही मैं कर सकता हूँ इस तरह। आप अपनी तरफ से देखें, अगर मेजॉरिटी 90% लोगों को वॉइस का इशू नहीं और 1-2 को आ रहा है तो वो उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से नहीं है। तो जो ग्रेट स्टूडेंट होता है उसके माइंड में मुकम्मल क्लैरिटी होती है अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स के परस्पेक्टिव में। जो ग्रेट स्टूडेंट होता है वो ये नहीं है कि वो 12 घंटे पढ़ता है या 15 घंटे पढ़ता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टार्ट में, मार्च में लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है एक स्टूडेंट, इतना मैं उससे इम्प्रेस हुआ, मैं उसको जो काम देता था वो
डेडलाइन से पहले ही ख़त्म करके आ जाता था। मैं हैरान होता था और मैं क्लास में बताता था कि सिर्फ पूरी क्लास में एक स्टूडेंट है जो सीरियस है, एक स्टूडेंट है जो मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहा है और बड़ा कंसिस्टेंट है और इवन मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। मैं बुक कहता था कि ये पढ़नी है 4 दिन में, 3 दिन में पढ़ के आ जाता था। और जो जो मैं उसको टास्क देता था वो बड़ा एफिशिएंटली करता था, बट बाद में वो गुड से भी बदतर बन गया। रीज़न, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उसने 10 दिन तो पढ़ना, लेकिन फिर 20 दिन की ब्रेक ले लेनी, फिर कोई मसला हो जाना, फिर कोई फैमिली का इशू हो जाना, फिर कोई बीमारी आ जानी, फिर कुछ हो जाना, फिर 10 दिन पढ़ लेना। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू डिसाइड आज के दिन कि आपको खरगोश बनना है या आपको कछुआ बनना है। रेस जो है वो कछुआ जीता था और इस रेस में भी वही जीतेगा। अगर आपका ये दिल करे कि आप 10 दिन अच्छे लगा लें, 1 महीना 20-20 घंटे की रफ्तार से पढ़ लें और फिर आप इस चैप्टर को क्लोज कर दें, बुक्स को क्लोज कर दें, फिर मुमकिन नहीं है। आप कम भी पढ़ें, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहें, एक वो स्टूडेंट जो जॉब कर रहा है जिसके और बहुत सारे इश्यूज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दैट डज नॉट मीन एट ऑल कि वो क्लियर नहीं करेगा। मैंने 2 अटैम्प्ट्स फील्ड की जॉब्स के साथ क्लियर किए। 16 to 18 आवर्स मेरे वर्किंग आवर्स होते थे। मैं गाड़ी की लाइट में पढ़ता था, मुझे अभी भी याद। तो अगर आप में से वो सोचते हैं कि वो उनके पास टाइम कम है, तो ये मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या आपके पास टाइम कम होने के साथ साथ आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, आप सीरियस हैं या नहीं है। क्या हर वक्त, हर लम्हा आपको अपने ख्वाब दूर सामने नज़र आते हैं या नहीं आते। क्या हर वक्त आपकी आंखें अपने ख्वाब के ऊपर फोकस्ड हैं या नहीं है। क्या आपने अपनी मंजिल को, जो कि सामने नज़र आ रही है और आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या हर वक्त आप अपनी मंजिल को याद करते हैं। मंजिल का वर्क करना होता है। क्या आपने जो काम करना चाहते हैं, क्या आपने उसको अपनी ऑब्सेशन बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। हर वीक की एक अलग ऑब्सेशन होनी चाहिए। आपका वीएन तो है सीएसएस टॉप करना है। अगर आपका वीएन हो कि सीएसएस पास करना है, तो मुझे आप पे तरस आएगा कि आप इतना छोटा सोचते हैं अपने बारे में। तो गुड और ग्रेट में ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट ये बहुत बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको बहुत सीरियस रहना होगा और आपके पास जो टाइम है आपको उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना होगा। और आपको अपना प्लान जो भी करना होगा आज के दिन, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। यहाँ तक बात क्लियर है जी? अच्छा जी, तो अभी क्योंकि आप लोग ये इसका स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी तमाम तर सपोर्ट आपके साथ होगी। मैं जब पहले लाइव एकेडमी में पढ़ाया करता था, तब मैं इतना खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता था, बहुत हेक्टिक जॉब भी थी, ट्रेनिंग चल रही थी। तो मैं मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे पे रहता था। अब चूंकि ऑनलाइन में मेरा आने जाने का, एकेडमी आने जाने का टाइम जो वेस्ट होता था वो बचता है। फिर मैं एसेज जो है उधर एकेडमी में चेक करता था, उधर ही 1-to-1 फीडबैक देता था और उससे मेरी ओवरऑल बहुत हेक्टिक हो जाता था। अब मैंने उसको बड़ा सिस्टमेटिक कर दिया हुआ है और मैं उसको ना सिर्फ सिस्टमेटिक कर दिया है, बल्कि मैंने रात को जॉब के बाद रोज़ाना 2-3 घंटे लगा के मैं एक सिस्टम बनाया होता है कि 8 से 10 स्टूडेंट का मैं ड्राफ्ट चेक करूँगा, तो मैं करता हूँ। उसकी वजह से मेरे पास जो टाइम बचता है, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट को गाइड कर सकूं और मैं कोशिश कर सकूं कि उनके जो अकेडमीज़ में टाइम और पैसा वेस्ट होता है वो ना हो, बच सके ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं पाकिस्तान अफेयर हो या करंट अफेयर हो या इस्लामिक स्टडीज़ हो, उन सब के ऊपर वो मटेरियल जो मैं ख़ुद कलेक्ट करता हूं, मैं वो उनको दूं, वो उनको पढ़ें और मैं उनको पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में बताऊं। फिर मैं कोशिश करता हूं कि उनके मैं टेस्ट भी लूँ। ये सब कुछ मैं अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटरीली करता हूँ। मेरी एकेडमी के साथ इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। अब मैं ख़ुद उसको एडवर्टाइज़ करता हूँ, मैं ख़ुद उसमें लिखता हूँ कि ये चीज़ें साथ करवाई जाएंगी। रीज़न, क्योंकि आई नो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ वो मैं
ख़ुद कलेक्ट करता हूँ, लेक्चर भी मेरे होते हैं, और जो मेरे टीचर हैं इरफान उस्मानी साहब, उनके कुछ लेक्चर्स हैं। तो आई नो कि उससे बेहतर चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं मार्केट में जो जो कुछ अवेलेबल है मैं वो सब जानता हूँ, वो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ मैं ख़ुद कलेक्ट करूँ और मैं स्टूडेंट्स को दूँ और वो उस पर काम करें। बट अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ देने के बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काम करते ही नहीं हैं। उनको सिर्फ सेशन ज्वाइन करने की होती है, उनके पास टाइम भी बहुत होता है और पैसा भी बहुत होता है, वो दोनों वेस्ट करते हैं विद इम्प्यूनिटी, काम नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं नोट्स शेयर करता हूँ तो वो उनको ओपन तक नहीं करते, और राइट लेफ्ट ढूंढ रहे होते हैं और हर तरह का मटेरियल इकट्ठा कर रहे होते हैं, बट करते कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर तकलीफ़ देती हैं। आपके पास बड़ा आइडियल टाइम है, आपने बड़े अच्छे वक्त के ऊपर ज्वाइन किया, क्योंकि जो टाइम आपने ज्वाइन किया, आप मार्च, अप्रैल और मई में, अभी हम 3 जून को हमारा ये, या 8 जून को ये सेशन कंक्लूड होगा। आज अगर स्टार्ट हो रहा है तो 8 जून को कंक्लूड हो रहा है। हमारा इससे रिलेटेड कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जिसमें सब कुछ होगा ऑलमोस्ट। ऑप्शनल में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैं आप लोगों को मटेरियल भी दूंगा, गाइड भी करूंगा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी बताऊंगा, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जेंडर स्टडीज़ है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, पंजाबी है, हिस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट। तो इनसे रिलेटेड जो जो कुछ मेरे पास हुआ, ज़ाहिर है हर चीज़, हर सब्जेक्ट के बारे में तो मेरे पास नहीं है, बट जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ के बारे में मेरे पास जो कुछ हुआ वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो लेकिन जहाँ तक कंपलसरी की बात है, तो जनरल साइंस को छोड़ के जो 500 मार्क्स हैं वो तो इंशाल्लाह अगर आप कंसिस्टेंट और कमिटेड रहते हैं तो आपके इस प्लान का हिस्सा होंगे, और वो हम 8 जून तक उसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के बाद मतलब कल तक मैं आप लोगों को, जो वीक 1 है सुपर सेशन में, 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, और एक वो लोग जिनको पढ़ने के अलावा और कोई काम है और ना होना चाहिए। उन लोगों की स्टडी आवर्स की जो प्लानिंग होगी वो 10 आवर्स की होगी, और उसमें सब कुछ शामिल होगा। वो उस प्लान को मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे और उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। सेकंड, जो जॉब वाले हैं वो इंग्लिश के प्लान को फॉलो करेंगे, और सैटरडे संडे जब उनके पास स्टडी आवर्स ज़्यादा होते हैं, उस दिन, उन 2 दिनों के लिए उनकी अलग असाइनमेंट्स होंगी, तो उनकी थोड़ी प्लानिंग डिफरेंट होगी। और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह उनका सेशन मैं 8 जुलाई को कंक्लूड करूँगा। मैंने सब कुछ उनको वही करवाना है जो मैंने इनको करवाना है, इसलिए मैं उनको ज़रा बाद में ज़्यादा टाइम दे के वो चीज़ें कंप्लीट करवाऊँगा। अभी इससे पहले कि हम इंग्लिश एस्से की टेक्निकल चीज़ों के हवाले से बात करें और हम सीएसएस के बारे में जनरली बात करें, मैं आपको एक चीज़ और कह दूं कि ये मेरी ख्वाहिश है कि खुदारा अगर आप इन 3 महीनों को अगर सही तरह से लगा लें, मैं वैसे ये बात तो हर क्लास में करता हूँ, बट जो आइडियल टाइम है वो स्टूडेंट जो जनवरी और फेब में सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं या जो मार्च में स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट 3 मंथ को सही तरह से कंज्यूम कर लें, सीएसएस ना होना ये नामुमकिन है, वो ज़रूर होगा। फिर प्रॉब्लम लोगों के साथ ये होता है कि वो एक तो तैयारी भी स्टार्ट लेट करते हैं, फिर कहते हैं गाइडेंस भी नहीं है, फिर कहते हैं अच्छा मेंटोर नहीं मिला था, फिर वो कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं, 3 से 4 माह का वो सेशन लेते हैं। अमूमन लोग मई जून में एकेडमी स्टार्ट करते हैं, तो वो अगस्त तक वो सेशन अटेंड करते हैं, फिर वो खुद नोट्स मेकिंग करते हैं, और दिसंबर आ जाता है वो टेस्ट नहीं दे पाते, और फिर वो कहते हैं तैयारी नहीं हो सकी, हम अटेम्प्ट नहीं देंगे। इंग्लिश स्टार्ट करने का भी सबसे आइडियल टाइम यही है कि आप सीएसएस के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद स्टार्ट कर दें, और बाय द एंड ऑफ मई आपकी इंग्लिश एस्से और कंपोजिशन से रिलेटेड तमाम किस्म की जो टेंशन हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अभी हम बात करते हैं जी जो हमारे सीएसएस से रिलेटेड इश्यूज हैं। ये तो हमने बस गपशप की। मुझे ज़रा आप
जो लोग मुझे ख़ुद से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके और जो इस सेशन में नए हैं वो मुझे रात तक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। मैं आपको यही समझ रहा हूँ कि आप लोगों की ना तो पहले कोई अटेम्प्ट है और आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस ज़ीरो से क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम CSS का ओवरऑल एक प्लानिंग करेंगे। अभी जो CSS से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जो FPSC से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने ओवरऑल ईयर को प्लान करेंगे। मेन सबसे बड़ा इशू है जिसके हवाले से कैंडिडेट्स में एक फेयर रहता है, दैट इज़ इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन। अलॉन्ग विद दैट जो ये आजकल डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं, उससे हुआ ये है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है सब्जेक्ट सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव में। FPSC के साथ बहुत जेन्युइन इश्यूज़ हैं, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स का मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म का कोई सलूशन होता नज़र नहीं आता। FPSC ऐसे ही रहेगा जैसे है। चेयरमैन FPSC उसको भी नहीं अंदाज़ा होता कि किस साल कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आएंगे, और बहुत सारे मार्केट में मफरूज़े हैं, हाइपोथेसिस हैं जिनके ऊपर हम अपने बेस बना रहे होते हैं। उनके हवाले से भी आपको कि एक सब्जेक्ट इस बार अगर टारगेट हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा, या नेक्स्ट टाइम भी वही होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। FPSC की मार्किंग के पर्सपेक्टिव में उनके पेपर चेक करने के स्टैंडर्ड्स जी, तो मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। उसमें जो हमारा, मैंने पहले बताया कि 5 क्राइटेरिया हैं: स्कोरिंग, प्रेडिक्टेबिलिटी, और आपका स्टेबिलिटी, एप्टीट्यूड और टाइम। पहले ग्रुप में मैंने आपको बताया कि इन क्राइटेरिया की बेसिस पे देखें तो पॉलिटिकल साइंस इज़ बेटर। दूसरे ग्रुप में अगर देखें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा है अगर आपका बैकग्राउंड हो। इसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी अच्छा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। इसके बाद आपका हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश हिस्ट्री इज़ रिलेटिवली स्टेबल, बट उसका एक डीमेरिट है कि वो लेंथी है। अगर अभी से आप उसको स्टार्ट कर दें तो वो मैनेजेबल है, बट अगर आप कहें कि मैं अक्टूबर में सब्जेक्ट रखना है, चेक करना है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन है आपका सब्जेक्ट और आपका उसमें बैकग्राउंड है, आपने आप किया हुआ है, आपने उसकी अच्छी तैयारी की है, फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए उसको, आप उसी के ऊपर फर्दर इन्वेस्ट करें। तो फिर आपका जो लॉजिकली सब्जेक्ट बनता है वो यूरोपियन हिस्ट्री के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनता, और सबसे ज़्यादा आप इसी से सीखेंगे। अच्छा बुलाए, इधर बिठाए। अच्छा, तो इसमें जो इसके बाद जो आपके कम्बिनेशन है उसमें आपका जो जेंडर स्टडीज़ है वो भी अच्छा सब्जेक्ट है अगर आपको उस अच्छा मटेरियल कंसल्ट करें तो। आपका जो एनवायरमेंटल साइंस है वो भी अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप उसके हवाले से भी अच्छा मटेरियल, अच्छा जो है ना वो करें। तो एक सेकंड ज़रा आप होल्ड रखिएगा। तो इसमें एनवायरमेंटल साइंस भी अच्छा है, जेंडर स्टडीज़ भी अच्छा है। जेंडर स्टडीज़ एक आसान सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है, हर बंदा इसको कर सकता है, बट मार्केट में अब इससे रिलेटेड फेयर और कह लें कि एक किस्म की अनसर्टेनिटी का है। रीज़न ये है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर लोगों का ओवरऑल इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है, एक इन्फ्लक्स आ जाता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर जब मार्केट में एक सब्जेक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है ओवरऑल तो उसकी क्वालिटी वीक हो जाती है। तो लास्ट टाइम भी 80+ लोगों ने स्कोर किया हुआ था, वो लोग जिनका पेपर अच्छा था। तो आपने अगर ये सब्जेक्ट आप करने हैं तो यू मस्ट कीप इनटू माइंड कि आप ऐसा नहीं है कि फिर JWT या आप
ये मार्केट से कोई भी जो पब्लिशर हैं जिनकी बुक्स होती हैं आप उठा के बस से तैयारी कर लें। आपके सोर्सेज मटेरियल बड़ा रिच होना चाहिए। इसके हवाले से मैं आपको मटेरियल शेयर करूँगा। फिर इसमें जो मैथ कम्युनिकेशन या जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो ज़रा लेंथी हैं। फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट ज़रा लेंथी हैं रिलेटिवली। फ़िलासफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें स्कोर आता है, बट अगेन फ़िलासफ़ी सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को रखना चाहिए जिसका उसमें एप्टीट्यूड है। फ़िलासफ़ी वाले पेपर में एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा मसला है। लोगों का एप्टीट्यूड नहीं होता, फिर भी लोग इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं और फिर इन द एंड वो उसको पिक नहीं कर पाते। अच्छा जी, इसके बाद आपका जो लॉ वाला ग्रुप है उसमें अगर तो आप पॉलिटिकल साइंस रखें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपके लिए एक ऑप्शन है। बट फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए अच्छे सोर्सेज से। ऑल दो स्कोरिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 50 और 70 के दरमियान रहता है, और इसमें क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाज़-औक़ात 80+ पे भी ले जाता है। तो पिछले 3-4 सालों में क्रिमिनोलॉजी रिलेटिवली एक स्टेबल सब्जेक्ट और इस ग्रुप में सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहा है। इंटरनेशनल लॉ, अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड ना हो, आपकी ओवरऑल लॉ की अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपने उसको डिफरेंट और वेरियस सोर्सेज से ना किया हो, केस लॉज आपको ना पता हो, तो फिर जिस तरह इस साल का पेपर आया है तो आपके लिए मुश्किल बन जाता है, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। मुस्लिम लॉ अगेन अनप्रडिक्टेबल है, उसमें लास्ट ईयर 90+ भी मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, बट ऐसे भी कई साल आए हैं जिसमें लोग फेल हुए हैं। तो इसमें क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कह लें कि उसमें रिलेटिवली स्टेबल है, और मैंने लास्ट ईयर तो ये काफ़ी हद तक रिकमेंड किया है। उसके 4 पोर्शन हैं और हर पोर्शन में से अब 3 पोर्शन भी ओवरऑल कर लें तो आपका कोर्स कवर हो जाता है और आप अच्छी तरह से एक सब्जेक्ट मैनेज कर लेते हैं। अब है आपका लास्ट जो कम्बिनेशन है, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की लैंग्वेज है, जो KPK से हैं उनको पश्तो, जो पंजाब से हैं उनको पंजाबी, जो बलूचिस्तान से हैं उनको बलोची, ये ऑप्ट करनी चाहिए। बट लैंग्वेज को ऑप्ट करने के बाद कभी भी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में खामखा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको उसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी तैयारी करें तो फिर लैंग्वेज में मार्क्स आते हैं। इसमें दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे जियोग्राफी है, बहुत लेंथी होगा क्योंकि इसका कोर्स 200 मार्क्स का है जबकि इसके मार्क्स 100 है। बिफोर 2016 जियोग्राफी सब्जेक्ट था और वो 200 मार्क्स का था, और उसका कोर्स यही था जो आज है, जबकि इसके मार्क्स 100 कर दिए हैं। तो आपको 100 मार्क्स की एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है जियोग्राफी में। बट अगर आपका मास्टर है जियोग्राफी में, अगर आपका बैकग्राउंड है उसमें, तो फिर आपको ज़रूर आप करना चाहिए। इसी तरह साइकोलॉजी आपको नहीं ऑप्ट करना चाहिए अगर आपने मतलब कह लें कि आपका उसमें बैकग्राउंड नहीं है, आपका उसमें मास्टर नहीं है, तो फिर आपको नहीं ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आपका मास्टर है तो फिर आप ऑप्ट करें, अच्छा सब्जेक्ट। कभी कभी डाच कर जाता है बट अभी तक स्टेबल है। लोग क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है उसको कवर नहीं कर पाते, और फिर ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मार्केट में जो क्रैप मिलता है उससे तैयारी करके पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, और ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि फिर अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ये नहीं होता। तो इसमें ओवरऑल पंजाबी बेहतर है, आपकी दूसरी रीजनल लैंग्वेज बेहतर है, और फिर एंथ्रो बेहतर है। एंथ्रो का कोर्स 100 मार्क्स का है और आप उसको मैनेज कर लेते हैं। बट अगेन एंथ्रो को एक नया सब्जेक्ट है, तो नए सब्जेक्ट के बारे में प्रॉब्लम ये होता है कि उसका इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। आपको उसके मटेरियल के हवाले से एफर्ट करनी होगी, आपको किसी लाइब्रेरी जाके अपनी कोर्स आउटलाइन को सामने रख के मटेरियल कलेक्ट करना होगा। अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया कि आप इल्मी बुक सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पे मुख्तलिफ 2-3 पब्लिशर्स की बुक ख़रीद लेंगे और इससे आपका काम चल जाएगा, नहीं। फिर ज़रूरी नहीं कि आप ख़ुद को डिस्टिंग्विश कर सकें। CSS के हर पेपर में, हर क्वेश्चन में आपने ख़ुद को डिस्टिंग्विश करना होता है। जी, यहाँ तक सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात क्लियर है आपको? सोशियोलॉजी भी अच्छा है, बुरा नहीं है, हर कोई कर सकता है सोशियोलॉजी को। तो मैं इसको पंजाबी के बाद ही रेट करूँगा।
तो अभी हमारी सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड भी बात हो गई। अभी हम 15 मिनट की ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के दौरान आपके माइंड में अभी तक जो हमने बात की है वो, या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमने बात की है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में कर दें। मैं अभी ग्रुप में देखूंगा पॉइंट, अभी मैं 15 मिनट में यही काम करूंगा कि मैं देखूंगा कि आपके जेनेरिक क्वेश्चन कौन से थे।